Hello everyone, hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Neha Bansal and I am your economics teacher. I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge and teach you economics of class 10th. I hope you will enjoy this session with me and learn in an easy way. Now let's start this session. एंड टुडे आवर टॉपिक इज कंज्यूमर राइट्स। देखिए, हम लोग एक मार्केट के बारे में अगर बात करते हैं तो मार्केट में हम पार्टिसिपेंट हो सकते हैं दो तरीके से, एज प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं एंड एज कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी हो गए एंड कंज्यूमर्स भी हो गए। हम लोग एक प्रोड्यूसर के माध्यम से क्या करते हैं कि कोई भी हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, तीन तरह की इंडस्ट्री होती है हमारी, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है एंड टर्शियरी होती है। उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, राइट। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो गया कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, ऐसे सेक्टर्स जिसमें मुझको एक मिल जाता है कि मेरी जॉब है वो सिक्योर्ड है, मुझे सैलरी बहुत ही सिक्योर्ड वे में मिल रही है, जितना बात किया गया है उतने में ही हमें सैलरी मिल रही है, हमें एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बात करें तो उसमें हमेशा इस वर्कर को डर रहता है कि उसका जॉब कभी ना कभी छूट जाएगा उससे, हमेशा उसको डर रहता है कि उसको अनहेल्दी इन्वायरमेंट में काम कराया जाएगा, उसको कम वेजेस दी जाएगी, उसको कम सैलरीज दी जाएगी। तो हम लोग कोई भी चीज़ में काम करें, एज अ प्रोड्यूसर काम करें या फिर हम लोग एज अ कंज्यूमर, क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं हमारा काम है उसको कंज्यूम करना। कंज्यूमर वर्ड में छुपा हुआ है कंज्यूम, मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज आ रही हैं, यहाँ पे बात हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की। जो भी गुड्स बन रहे हैं, जो भी सामान बन रहे हैं, जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, हम लोग अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, वो हो गए गुड्स हो गए। जैसे कि कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है, फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है, वीट प्रोड्यूस किया है, राइस प्रोड्यूस किया है, हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं एंड उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो हो गए गुड्स। एंड व्हाट अबाउट द सर्विसेज। सर्विसेज हमें पता है कि हमारे लिए कोई भी काम किया जा रहा है, जैसे कि हमारे टीचर हमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें ट्रीट करने का काम कर रहे हैं, हम बीमार हो जाते हैं वो हमें ठीक करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं। तो ये हो गए गुड्स और सर्विसेज। एक मार्केट के अंदर में हम दो तरीके से रह सकते हैं, या प्रोड्यूसर्स के तरीके से या कंज्यूमर्स के तरीके से। तो उसमें क्या है, हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, हर जगह, चाहे हम यहाँ बात करें या यहाँ पे बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जो चीज़ है ये क्या हो जाती है, बिल्कुल मस्ट हो जाती है, इसकी ज़रूरत हर जगह पे होती है। हम चाहे कैसे भी एक इन्वायरमेंट में रहे, चाहे हम एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं या एज अ कंज्यूमर काम कर रहे हैं, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर में रह के ही काम करना होता है। चाहे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें क्या होता है, वर्कर को कहीं ना कहीं डर रहता है कि मुझे नौकरी का खतरा है, मुझे कम वेजेस दी जाएगी, उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरीके से किया ही जाता है। तो वो जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसमें वर्कर्स क्या करते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है कि उनके बॉस रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी कंपनी रहती है, तो उस कंपनी के आगे वो लोग बहुत छोटे पड़ जाते हैं, बॉस के आगे बहुत छोटे पड़ जाते हैं, एंड वो लोग कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं, और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब वो लोग उसको मैनेज करते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि उनको दिखता है कि दिस इज द ओनली वे वेयर आई कुड अर्न दैट इनकम। ओके, तो उस इनकम के लालच में वो लोग क्या करते हैं, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है
उसको सह रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होता है कहीं ना कहीं, अनऑर्गेनाइज में ज़्यादा होता है, इसलिए अनऑर्गेनाइज का हमने पहले और भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, हमारे क्लास 10 में ही आया हुआ है। अच्छा, एज अ कंज्यूमर हम लोग बात करेंगे तो उसमें देखिए आपने पहले के चैप्टर्स में देखा होगा कि जो मनी लेंडर्स होते थे वो लोग क्या करते थे कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में, जो इनफॉर्मल वे में जो मनी लेंड कर रहे हैं, फार्मर्स को लेंड कर रहे हैं, गरीब लोगों को लेंड कर रहे हैं, वो लोग उस समय क्या कर रहे थे, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे, अगर हम किसी फॉर्मल सेक्टर के मुकाबले में देखें, किसी बैंक्स के सेक्टर में, किसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कोई कोऑपरेटिव बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखें, तो उसके मुकाबले में क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे और वो लोग उसको फोर्स कर रहे थे इतनी बुरी तरीके से ताकि वो लोग क्या करें कि जो अपना जो प्रोड्यूस किए हैं वो भी मजबूरी में आके उस मनी लेंडर को दे दे रहे थे। यहाँ तक कि बहुत लोग ऐसे भी थे जिनका लैंड ही उनसे छिन गया। क्यों? क्योंकि वो लोग लोन ही पे नहीं कर पा रहे थे उसका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा था। यही चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का हो रहा था। हम लोग एज अ कंज्यूमर अभी बात करेंगे तो एज अ कंज्यूमर क्या हो रहा था हमारे साथ पहले कि हमें कोई भी डिससेटिस्फैक्शन हुआ। जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, सपोज करते हैं कोई बल्ब खरीदा मैंने मार्केट से, घर में लाके लगा के देख रही हूँ तो बल्ब नहीं चल रहा है, वो फ्यूज्ड बल्ब है ऑलरेडी। अब जाके हम उसको वापस दुकानदार को दिखाएंगे तो दुकानदार उस पर क्या कर रहा था कि उसमें हाथ झाड़ दे रहा है कि भाई हमें नहीं पता, मैंने तो आपको अच्छा ही प्रोडक्ट बेचा था, अब वो जाके कैसे खराब हो गया उसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, हर होलसेलर, हर रिटेलर यही काम कर रहे हैं। और हम लोग उसके आगे भी बल्ब का एग्जाम्पल लिए, जैसे एक हम कपड़े का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कोई ड्रेस खरीदी, उस समय मैंने नहीं देखा था, बाद में देखा तो उसमें कुछ डिफॉल्ट है, मतलब कोई सपोज छेद है, कोई दाग लगा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जब हम जाके उस वापस शॉपकीपर को दिखा रहे हैं तो उसका क्या कहना है कि भाई आपने जाके लगा दिया होगा, आपने पहनने टाइम उसको फाड़ दिया होगा या छेद हो गया होगा, उसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। तो उस समय क्या हो रहे थे, जो कस्टमर्स थे डिससेटिस्फाइड हो रहे थे। अब वो लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे वो लोग, या वो लोग शॉप को स्विच करते थे या फिर वो लोग ब्रांड ही स्विच कर लेते थे। शॉप स्विच करना मतलब कि अब से हम लोग इस दुकान में नहीं खरीदेंगे सामान, वो लोग दुकान चेंज कर लेते थे कि ऐसे तो बहुत सारी कपड़ों की दुकान है, ऐसे तो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस की दुकानें हैं, हम लोग कहीं और से खरीदेंगे, यहाँ पे माल अच्छा नहीं है। ठीक है, या फिर हम लोग ब्रांड ही स्विच कर लेते थे कि इस ब्रांड के कपड़े हैं, इसमें ज़्यादातर डिफॉल्ट निकलता ही है, तो क्या करते थे हम लोग ब्रांड ए की जगह ब्रांड बी में शिफ्ट कर जाते थे, ब्रांड सी में शिफ्ट कर जाते थे। ये हमारे पास एक ऑप्शन रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि हर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हम लोग एज अ कंज्यूमर एक आम आदमी के रूप में देख रहे हैं, तो हर एक ब्रांड के ऊपर एक बड़ी कंपनी छुपी हुई है, राइट। तो उस बड़ी कंपनी का क्या है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में नाम होता है, बहुत ज़्यादा उसका रहता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत लोग उसको मानते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम एक्सप्लॉयटेशन को फेस करते रहते हैं और हम लोग कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम के चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, बहुत सारे कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होने लगा, जिसकी वजह से एक कंज्यूमर मूवमेंट बनाया गया, एक कंज्यूमर मूवमेंट का रूप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हुआ कंज्यूमर मूवमेंट। ये कब चालू हुआ था? 1960s के टाइम पे। ठीक है, 1960s के टाइम पे कंज्यूमर मूवमेंट चालू हुआ। उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे कंज्यूमर ग्रुप्स बनने लगे। वो लोग क्या करते थे कि मार्केट्स में जाते थे और वहाँ पे जितने भी मेल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसको देखते थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, कोई होर्डिंग बना रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ये सब छोटे लेवल पे काम किए जा रहे थे। और हमारा जो मार्केट्स था उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जो होलसेलर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया है।
हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ मैल प्रैक्टिसेस में जुड़े हुए हैं, जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल और अनफेयर होता जा रहा है। अगर हम लोग देखें कि मार्केट में क्या क्या मैल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, मैल प्रैक्टिसेस के नाम पे सबसे पहले आप लोग ने सुना होगा एडल्टरेशन, सुना होगा एडल्टरेशन ऑफ फूड। देखिए, एडल्टरेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या हो रहा था, मिलावट की जा रही थी। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। इसमें मिलावट में क्या किया जा रहा था, आपने देखा होगा दाल खरीदते, चावल खरीदते हैं, बहुत सारे उसमें कंकड़ पत्थर मिलते हैं। वो क्या होता है, वो मिलावट हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोग जो फ्रूट्स खरीदते हैं, जो वेजिटेबल्स खरीदते हैं, आपको पता होगा कि उसमें इंजेक्शन मार के दिया जा रहा है, उसमें वैसे बेचा जा रहा है। उससे क्या होता है कि जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बड़े साइज के दिखते हैं, ज़्यादा फ्रेश दिखते हैं। तो हम लोग क्या होता है, देखने में अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, हम लोग उसको खरीदते हैं एंड उसको कंज्यूम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एडल्टरेशन हो रहा है। दूध खरीदते हैं हम लोग, उसमें पानी मिला हुआ रहता है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। जो भी हम लोग मार्केट के बाहर से चीज़ें खरीद रहे हैं, उसमें बहुत सारी मिलावट होते जा रही है दिन प्रतिदिन। इसलिए हम लोग को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ों को यूज़ करें, घर की चीज़ों से बना हुआ चीज़ें खाएं। बाहर की चीज़ों में जितना कम डिपेंडेंट रहेंगे, हमारी लाइफ उतनी ज़्यादा सिक्योर्ड रहेगी, ठीक है। एडल्टरेशन ऑफ फूड तो हो ही रहा है, और क्या हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। देखिए, ब्लैक मार्केटिंग में क्या है, जो काला धन आ रहा है। काला धन कैसे आ रहा है, मतलब मैंने कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल किया हुआ पैसा है, उसमें क्या है, फॉरेन पैसा है जो बैंक्स के पास रहना चाहिए, वो मेरे पास जमा है। तो कहीं ना कहीं हम ब्लैक मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं। उसमें क्या है, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में हम जुड़े हुए हैं, जैसे कोई ड्रग्स के काम में जुड़े हुए हैं सपोज। तो वो अगर वो ड्रग्स का काम है, तो वो क्या है, एक इलीगल एक्टिविटी है। वो हमको उसमें से जितना भी इनकम हो रहा है, वो मेरा एक ब्लैक मनी के रूप में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई ब्लैक मार्केटिंग में। उसमें क्या होता है, जो भी काम है वो इलीगल तरीके से किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कि शराबबंदी का नारा चलता है हमेशा कि हमारे स्टेट में शराब नहीं मिलती है। लेकिन क्या ये सच है? अंदर की बात क्या है, क्या सारे के सारे 100% लोग उस स्टेट के, उस पर्टिकुलर स्टेट के, वो लोग शराब को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग को कहीं ना कहीं से मिल जा रही है, कहीं ना कहीं से वो लोग अरेंज कर रहे हैं, और वो इलीगल वे में अरेंज कर रहे हैं एंड उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, ब्लैक मार्केटिंग के अंतर्गत ही आ गई, ठीक है। और क्या होता है, होर्डिंग होता है, या फिर फूड शॉर्टेजेस होता है। होर्डिंग का मतलब क्या होता है, होर्डिंग का मतलब होता है जमा कर लेना। होर्डिंग का मतलब हो गया जमा कर लेना। इसमें क्या जमा किया जा रहा है, मतलब जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज आपने अभी देखा था रिसेंटली कि प्याज के दाम बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। वैसा क्यों हो रहा था? क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने बहुत सारा जो प्याज प्रोड्यूस हुआ था उसको जमा करके छुपा कर रख लिया, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। तो मार्केट में क्या हुआ, प्याज की किल्लत आ गई, प्याज की बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तो उस प्याज की कमी आने से क्या हुआ कि प्राइस उसका बढ़ने लगा। ये आप लोग को पता है कि अगर सप्लाई कम होगा, अगर सप्लाई कम है, नीचे जा रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ेगा। वो तो आप लोग को पता ही है कि सप्लाई नीचे जाएगा तो डिमांड तो उसका बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
और पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस अपने आप हाई जाएगा। उससे क्या होगा, हम लोग कम कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करना छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग छोड़ भी देंगे, या फिर हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं हम लोग क्या है कम करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली में क्या हो रहा है कि हमारे साथ ये मैल प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, हमारे साथ ये अनफेयर ट्रेड मीन्स किए जा रहे हैं कि उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रहे थे। ठीक है, तो कंज्यूमर्स ने देखा, हमारे आसपास के लोगों ने देखा कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। तो फिर ये स्टार्टिंग के फेज में हम लोग देखें तो 1960s तक ऐसा हो रहा था, 70s हुआ, फिर 80s होने लगा, फिर 80s में क्या हुआ, अगर हम लोग 1980s की बात करेंगे तो 1980s में क्या होने लगा, 1980s में यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने गाइडलाइंस निकाली थी। ठीक है, 1985 में। ठीक है, 1985 में यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने गाइडलाइंस निकाली थी कंज्यूमर इंटरनेशनल के लिए, कंज्यूमर इंटरनेशनल के लिए। उसमें क्या हो रहा था, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में, उनकी राइट्स के बारे में बहुत सारी बातें की गई थी, और उसमें बोला जा रहा था कि सारे के सारे कंट्रीज है उसमें हर जगह कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज के वजह से। तो उनको ये समझाना था कंपनीज को कि आप अपने बिजनेस करने का तरीका बदलिए, अपने बिजनेस कंडक्ट को बदलिए, अपने बिहेवियर को बदलिए। उसमें क्या हो रहा था कि बेसिकली आप अपने क्वालिटी को इंश्योर कीजिए, आप अपना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट सर्विस लेकर आइए, और कंज्यूमर्स को बहुत ही कम नुकसान होना चाहिए, नहीं के बराबर नुकसान होना चाहिए, क्योंकि जब तक कंज्यूमर्स खुश नहीं है तब तक प्रोड्यूसर्स अर्न नहीं कर सकते, उनका एक मार्केट में नेम और फेम नहीं बन सकता है उस लेवल में। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर इंटरनेशनल बना वो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि उसमें 100 कंट्रीज शामिल हो गई। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए और मोर देन 100 कंट्रीज उसमें शामिल हो गई। ठीक है, शामिल हुई तो अब इंडिया में शामिल हो गया। इंडिया में शामिल होने के बाद क्या हुआ, इंडिया में एक एक्ट लागू किया गया, उस एक्ट का नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था ये कब लागू किया गया, ये लागू किया गया था 1986 में। ठीक है, तो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये इंडिया का था। ये जो चीज़ बात की जा रही है ये इंडिया ने लागू किया था, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया था। ये इंडिया का चीज़ है, ये मैंने यूएन की बात की थी। तो यूएन का हिस्सा बनके इंडिया को भी ये चीज़ समझ में आया कि इंडियन गवर्नमेंट को उसमें आगे होना पड़ेगा। जो पीपल का ऑर्गेनाइजेशन तो 1960 से स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उसमें कुछ भी फैसला नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब उसको ये चीज़ का एहसास हुआ एंड 1986 में ये एक्ट बना दिया गया। इस एक्ट को शॉर्ट में बोला जाता है कोपरा, COPRA। कोपरा में क्या है, ये जो CO है ये कंज्यूमर से आ गया, कंज्यूमर का ये CO आ गया CO, PR है ये इसका प्रोटेक्शन से आ गया। ठीक है, और ये जो A है लास्ट में ये A आ गया इस एक्ट का A। ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही शॉर्ट में हो गया कोपरा। तो कोपरा कब आया था, 1986 में आया था। इसको किसने लॉन्च किया था, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसको किस लिए लॉन्च किया गया था कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, किससे, बिग कंपनी से, इन सारे माल प्रैक्टिसेस से, इन अनफेयर ट्रेड मीन्स से हमें प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये कोपरा लाया गया था 1986 में। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो कोपरा आया, कोपरा आने से गवर्नमेंट ने बहुत सारे राइट्स हमें दिए। एज अ कंज्यूमर हमें कुछ राइट्स ज़रूर होने चाहिए। तो वो क्या क्या राइट्स हैं उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है, कंज्यूमर राइट्स। एक एक करके इसमें राइट्स देखने हैं।
हमारा पहला राइट है सेफ्टी इज, तो हमारा जो पहला एक्ट है वो है सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। ये हो गया सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। नाम से समझ में आ रहा है इसमें सेफ्टी की बात की जाएगी, ठीक है। हमारा दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, मतलब मुझे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज हम लोग परचेज कर रहे हैं, हमें मिल रही है, तो उसका हमें इंफॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन होने के अलावा और क्या चीज़ें होनी चाहिए? तीसरा है राइट टू चूज, मतलब हम लोग इसमें चूज कर सके हमें किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। उसमें हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आपको यही वाला लेना पड़ेगा, यही वाला खरीदना पड़ेगा, ठीक है। राइट टू चूज के अलावा आएगा राइट टू रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर सके, हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन मिले, हमें हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिले। वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, वो लोग हमको समझाएंगे, हमको बताएंगे कि हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है। वो गया रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, ठीक है। और हमारा पांचवा और आखिरी है राइट टू रिप्रेजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट्स। तो जो कोपरा थी उसने क्या किया था, कंज्यूमर कोर्ट्स बनवा दिए थे। और बहुत सारे कंज्यूमर कोर्ट बनवाने के बाद हुआ था हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए थे। तो हमारे पास एज अ कंज्यूमर वो राइट होना चाहिए कि हम उन कंज्यूमर कोर्ट्स के पास जा सके और हमारे पास जो भी सोल्यूशन हमें मिले हम लोग उसको अपना सके, हमें कम से कम कॉम्पेंसेशन मिले, हमें जो भी डैमेज हुआ है हम लोग उस प्रॉब्लम का निवारण कर पाए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ देखेंगे कि एक केस स्टडीज़ के माध्यम से देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आए जिसके चक्कर में ये सारे राइट्स आ रहे थे। कि पहले हो रहा था कि सेफ्टी, कुछ लोग ऐसे हो रहे थे जिनको सेफ्टी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आए थे, कुछ लोगों को था कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, उसके वजह से प्रॉब्लम आए। इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाने के बाद कुछ लोगों का हो रहा था कि उनको किसी भी तरीके से फोर्स किया जा रहा था कि आपको ये चीज़ खरीदना पड़ेगा, ऐसे होगा, ठीक है। उनको पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से राइट टू चूज आया। देन आया राइट टू रिड्रेसल कि कॉम्पेंसेशन नहीं मिल पा रहा था, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था, वो लोग उसके सामने दब जा रहे थे। किसके सामने? बिग कंपनीज के सामने। और नेक्स्ट क्या हो रहा था कि कोर्ट्स जाने में लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। तो क्या हो रहा था, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कोपरा के अंडर आए थे वो लोग क्या करते थे, उनको प्रेरित करते थे। तो ये सारे राइट्स के बारे में ब्रीफ में हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे।